अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं आज भी, लेकिन सबसे पहले मैं एक अनरिलेटेड बात करना चाहता हूं। आज जो हमारा कोविड का पूरा नेशनल कमांड सेंटर है, जिसको असद उमर साहब चला रहे हैं और फ़ौज के साथ मिलकर चला रहे हैं, उन्होंने आज हमारी एक ब्रीफिंग की। और बाकी बातें तो होती रहेंगी कि क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या है। अल्लाह का शुक्र है कुछ अच्छी खबरें थी, लेकिन दो चीज़ें मैं फौरी तौर पे आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले। एक तो जो मास्क की बात हुई, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी थे, बाकी भी थे, तो अब मास्क की कीमत की बात हुई, तो ये उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जो फैंसी मास्क हैं इस तरह के K95 या दूसरे जो 400 से लेके 2500 तक, उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल मास्क जो 10-15 रुपए वाला है, इट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। और अगर ये हैवी मास्क चाहिए उन लोगों के लिए, डॉक्टर्स वगैरह जो इसको डील कर रहे हैं, तो इसलिए मास्क ये इस्तेमाल कीजिए लाइट वाला, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। 10-15 रुपए का है। और कपड़े का भी अगर बेशक धो के दोबारा इस्तेमाल करें। और दूसरा, ईद पे एहतियात करें, ये बड़ा ज़रूरी था। प्रोग्राम में फिर हम फंस जाते हैं, बातें रह जाती हैं। आज 2-3 सब्जेक्ट्स हैं। शेख रशीद साहब कोविड से बचे, बड़ा वज़न भी लूज़ किया हुआ है। आज उन्होंने बड़ी दागदार, बड़ी वो दाग दी कुछ स्टेटमेंट्स, और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट्स की, और एक पूरा माहौल बन गया है। उन्होंने भी वही बात की, -1, -2। आज उन्होंने कह दिया अगर हुआ तो -1 नहीं होगा, -3 होगा। कुछ और भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अपने लोगों को। उस पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई कोई ऐसी गेम चल रही है कि वज़ीर अपोजिशन से लेके ख़ुद वज़ीर आज़म और फिर उनके एक ऐसे एलाए जो हमेशा से बड़े करीब रहे हैं, पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते करते रहे हैं, तो इस तरह के लोग जब बात करते हैं वो भी हैं। एक फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी साहब का भी आज आर्टिकल आया हुआ है, जिसमें तो उन्होंने एक पूरा वो दे दिया है, क्या कहते हैं, रोड मैप कि किस तरह एक गवर्नमेंट बननी चाहिए, किस तरह एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, और सारे उसमें शामिल हों। नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसको फैलाव दे दिया जाए, उसमें जुडिशरी को भी डाल दें। बेसिकली वो भी एक निज़ाम बदलने की बात कर रहे हैं और उसको एक लेजिटिमाइज़ करने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में वो डिफेंस सेक्रेटरी थे लोधी साहब। सो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये हो क्या रहा है? इज़ इट समथिंग दैट वी शुड बी वरीड अबाउट? फिर हमने कल 2 स्टोरीज़ की आपसे बात की थी, और वो बड़ी सीरियस स्टोरीज़ थी। एक हमने कहा था हम शेयर करेंगे कि एक जो हैं आपके स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने इताअत के मुताबिक गलत बयानी की कैबिनेट के इजलास में प्राइम मिनिस्टर से। क्यों, क्या, वो भी मैं आपसे टोटल स्टोरी शेयर करूंगा। लेकिन बड़ा एक सीरियस इशू है। मेरी आज उनसे बात हुई, उन्होंने भी अपनी पोजीशन मुझे बताई, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या अगर एक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर गलत बयानी करता है तो उसके क्या असरात और क्या होना चाहिए। फिर एक स्टोरी 1-2 दिन पहले थोड़ी चैनल 92 पे सुहेल भट्टी हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, भाइयों की तरह छोटे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी तोड़ी, और उसमें उन्होंने कहा कि जी शाहजैन बुगटी साहब जो हैं, जो जमहूरी वतन पार्टी के हेड भी हैं, कि इन्होंने एक शायद तासुर ये दिया गया, उन्होंने उनका एक केस चल रहा था अनपेड ड्यूज़ का OGDC के साथ, लेकिन इन हालात में 1 जुलाई से उनका एग्रीमेंट रिवाइव हो गया है। 29 को बजट था, और आपको पता है बजट में उनकी बड़ा सख्त पोजीशन थी, गवर्नमेंट के ऊपर भी क्रिटिसिज्म था, लेकिन फिर 1 जुलाई को उनको एग्रीमेंट हो जाता है 77 करोड़ का। और क्या ये एक किस्म का पे ऑफ तो नहीं था, क्या ये इन्फ्लुएंसिंग थी या सिंपल कोइंसिडेंस है? तो फिर हमने सोचा उनसे भी बात करेंगे, वो भी आज हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। और मेरे साथ बल्कि बुगटी साहब आ भी गए। शाहजहान बुगटी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। JWP के प्रेसिडेंट हैं। हमें डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और नहीं, वो मैं वाज़े कर दूं, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल, वो कहते हैं पहले ही मेरे पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं दूसरे। फिर हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और सईद काजी, अगेन अ वेरी सीरियस एंड सीनियर एंड आउटस्पोकन जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। सियासत में बाद में आएंगे। बुगटी साहब, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। आप, थैंक यू वेरी मच, आप टाइम निकाल के आए हो। पहले मैं ज़रा ले लेता हूँ सुहेल भट्टी को, जिन्होंने स्टोरी ये की। सुहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी क्विकली ये बताएं, ये आपने पूरी एक स्टोरी कर दी, और ये एग्रीमेंट आपने ले आए कि ये पहली को एग्रीमेंट होता है, 29 को वोट होता है बजट का। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ हम बुगटी साहब के वो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स 2 सुन लें,
जो बड़े सख्त किस्म के इन्होंने बजट से 2-3 दिन के पिछले गैप में 4-5 दिन के अंदर अंदर जो उनके स्टांसेस थे वो पहले हम सुन लें। इलेक्शन हुए उसके बाद पीटीआई का आला सतही वक्त हमारे घर क्वार्टर मुफ्ती हाउस आया। सदर आरिफ अलवी साहब ने यह कहा कि जी हम वादे वहीद नहीं करेंगे बल्कि अमली जामा पहनाएंगे, और कमेटी दर कमेटी करते करते 2 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी हुकूमत कमेटियों पे यकीन कर रही है। वजीर आजम साहब का चंद रोज पहले बयान देखा होगा कि फौरन एक कमेटी बनाई है कि इत्तेहादियों से मिले, इसके बजाय वो कहते ना कि जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि ठीक है मैं वजीर आजम पाकिस्तान ऐलान करता हूँ कि इनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए, इस प्रोसेस को हफ्ते के बाद शुरू कर दिया जाए। तो वजीर आजम पाकिस्तान के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी बात है। इनके आते नौकरियां नायाब हो गई पाकिस्तान से, बिजली नायाब हो गई, गैस नायाब हो गई, जहां से सुई गैस खुद निकलती है वहां भी आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। सरकारी सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिला है? इन्होंने तो वादा किया था हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ 1 करोड़ नौकरियां नहीं, वो कहते हैं पुराना निजाम बेहतर था। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है कि हुकूमत को इस वर्किंग वीक का टाइम दिया जाए। अगर हुकूमत सीरियस है बलूचिस्तान के मसलों को लेके तो प्राइम मिनिस्टर से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कराएं, नोटिफिकेशन करें, प्राइम मिनिस्टर नेशनल टीवी पे आके अनाउंस करें बलूचिस्तान के जो मसले हैं कि हम इनको विद इन नो टाइम ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम यकीनन हुकूमत के साथ होंगे, और अगर हुकूमत किसी भी तरीके से फेल होती है ये चीज़ करने में तो हम हुकूमत के साथ मजीद नहीं। जी भट्टी साहब, वेरी क्विकली आप क्यों इस तरह आपने खबर बनाई है जैसे कोई अनहोली डील हुई है? मालिक साहब, मामला ये है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब की नाराजगी के बाद हुकूमत बहुत प्रेशर में थी और ये मामला काफी सालों से तनाजा था, हाई कोर्ट में जेर समाअत था मामला। मैं इस केस को डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में गुज़श्ता 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पहले वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक साहब और जहांगीर तरीन साहब को ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पास दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जहांगीर तरीन साहब ने मीटिंग चेयर की इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन उस वक्त MD ज़ाहिर मीर साहब थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। चूंकि OGDCL को जरूरत थी कम जमीन की, 2017 में उन्होंने 2500 एकड़ अराजी एज पर एग्रीमेंट क्लॉज उन्होंने भी हायर कर दी थी। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में था। अचानक शहजैन बुख्ती साहब ने अनाउंसमेंट की कि मैंने हाई कोर्ट से केस वापस लेने का फैसला किया है। बजट से पहले ये वक्त बिल्कुल नजदीक था, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक आइडिया था कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब मैंने उसको प्रोब किया तो पता चला कि पेट्रोलियम डिवीजन को डायरेक्शन मिली हुई थी, रातों रात इस मामले के ऊपर काम हुआ और वो अराजी जिसकी OGDCL को जरूरत भी नहीं है उसको दोबारा एक एग्रीमेंट किया गया, उसका हिस्सा बना लिया गया और पहले एक एग्रीमेंट का ड्राफ्ट OGDCL में तैयार हुआ। एलिजिडली वो 58,000 पर एकड़ के लिहाज से था। फिर उसके ऊपर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने दोबारा इंसिस्ट किया MD OGDCL शाह सलीम खान साहब को, जो अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस मामले की मंजूरी लेने में नाकाम रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी इसकी मंजूरी देने की सपोर्ट नहीं की। अल्टीमेटली MD OGDCL शाह सलीम खान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इसको उन्होंने दोबारा से इजाफी अराजी ली जिसका OGDCL को कोई फायदा नहीं है। और ऐसे मौके के ऊपर गवर्नमेंट ने इसको यूटिलाइज किया जब शहजैन बुख्ती साहब नाराज होकर हुकूमत से अलग होने जा रहे थे, तो अल्टीमेटली उनको 77 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई, रात को दफ्तर खुलवाया गया और उसके बाद उनको 36% इंक्रीज भी दे दी गई और उसको इफेक्टिव किया गया 1 जुलाई को होने वाले मुआहदे को जनवरी 2018 से, और इसका आने वाले दिनों में भी इसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजैन, आपने बातें सुनी सारी। 2 सवाल जी। तासुर इस बात से मिल रहा है कि बजट से 2 दिन पहले तक आप बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे, बड़े नाराज़ थे, फिर आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है, फिर सडनली आपका केस इतने दिनों से जो चल रहा है उसमें सेटलमेंट हो जाती है और बिल्कुल 1 दिन बाद आपका वो एग्रीमेंट भी सॉर्ट आउट हो जाता है, आखिरी 6 महीने के लिए आ जाता है, इंक्रीमेंट भी लग जाती है। और बकौल उनके एलिजिडली उन्होंने कहा कि एलिजिडली शायद चेक्स पहले बन गए थे पहली से और बाकी चीज़ें बाद में बनी। तो ये तासुर आप टोटली ऐसे उड़ा नहीं सकते कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस है। और दूसरा ये भी हमें बताएं कि वज़ीर आज़म से क्या बात हुई थी आपकी इस केस की अपनी मीटिंग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने कुछ क्लिप्स दिखाई हैं यकीनन वो मेरी ही क्लिप्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2018 में जब वफ़द आया तो उधर काफ़ी बातें हुई और ये कहा कि जिसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने ख़ुद कहा कि जी वादे वहीद नहीं बल्कि हम अमली जामा पहनाएंगे। हमने कहा देखिए, और इसके बाद आपको प्राइम मिनिस्टर को वो स्टेटमेंट भी याद होगा कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं हम सबसे पहले उन पे फोकस करेंगे, जैसे बलूचिस्तान के बेशतर इलाके हैं, जनूबी पंजाब और सिंध के कुछ अजला हैं। तो ताहाल अभी कुछ भी नहीं है, और क्योंकि उस पर हमने जो बातें की, मेरी ज़ाती उसमें मफादात की बात नहीं है। जहाँ तक
भट्टी साहब ने बात की है तो 2006 से 2011 तक 6 साल हमारी पेमेंटें रोकी OGDC ने। यहाँ हाई कोर्ट नहीं होता था इस्लामाबाद में, तो पिंडी में बेंच लगता था, उनकी डायरेक्टिव्स पे इन्होंने हमें पेमेंट्स की। एक फिर 2012 से 2014 में फिर हम अदालत गए शौकत सिद्दीकी साहब की, इन्होंने फिर हमें पेमेंट्स अदा की। फिर 2015 और 16 में फिर इन्होंने हमें पेमेंट्स अदा की। फिर हम कोर्ट गए, इन्होंने जी एक कागज़ भेजा और कहा कि जनाबे वाला हम ये ज़मीन छोड़ चुके हैं। हमने कहा देखिए ये ज़मीन आपने छोड़ी, आप सिर्फ कोर्ट में भी इन्होंने जितनी दफ़ा ये बातें की हैं, मगर कोर्ट ने, अब आप देखें ना भट्टी साहब फिजिकली ज़मीन पे मौजूद थे। अर्ज़ ये भट्टी साहब जब ये कोर्ट ने ऑर्डर दिए तब तो भट्टी साहब ने स्टोरी ब्रेक नहीं की, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। अभी जब OGDC 3 दफ़ा बल्कि एक दफ़ा DC की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा हु इज़ डिप्टी कमिश्नर। मैंने कहा जी DC अगर वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर आला, गवर्नर कोई भी मांगे रिपोर्ट तो डिप्टी कमिश्नर ही रिपोर्ट आपको ज़ाहिर तहसीलदार और पटवारी से बनवा के देता है, ये तरीक़ेकार है। तो वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान या गवर्नर या वज़ीर आला तो नहीं जाएंगे इसको फिज़िकली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट के लिए। जिसमें OGDC गया, जिसमें बाकी सरकारी जो मेजरमेंट के लिए लोग सब गए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उन्होंने कहा कि जी OGDC का जो स्टांस है कि हम ज़मीन छोड़ चुके हैं तो ये गलत है, जिसमें मैं आपको एक नक्शा पेश नहीं, मैं वो आपकी बात ठीक है, आपका केस बिल्कुल जायज़ है, मेरी गुजारिश और आपने, मैं आपका केस पढ़ रहा था, मैं ब्रीफ इनकी भी पढ़ रहा था। नहीं, मैं एक और चीज़ आपके इशू टाइमिंग का है। नहीं, आप सुन तो लेना। अर्ज़ ये है कि अब लकीली ऐसा टाइम था, अब ये मैंने हमारे वहाँ जी पटवारियों ने एक नक्शा बनाया है सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, ठीक है जी। अब गुजारिश ये है कि हम कहते थे कि भाई 4304 एकड़ रकबा है ये जो अंडरमार्क्ड है, ठीक है। अब इधर इनकी सिक्योरिटी पोस्ट है, ये जगह भी सारी इनकी सिक्योरिटी एरिया में आती है। हम कहते हैं भाई 4000 पे बैठे हो, इसके करीब 30-40 हज़ार। वो तो आपका हो गया, वो आपका वो स्टांस, मैं वो आर्ग्यू नहीं कर रहा। मालिक साहब गुजारिश तो सुन लेना। अब फाइनल जो रिपोर्ट आई है उसमें ये रिपोर्ट आती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी की है पहले रिपोर्ट, उसको भी इन्होंने वो किया। फिर फेडरल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा नहीं जी हम दोबारा जाना चाहते हैं। 3 से 4 रिपोर्ट कंडक्ट हुई हैं। वो आपकी मेरी बात सुन लीजिए, वक्त का तंगी होती है, इस पे आर्गुमेंट नहीं हो रहा जी। आपका स्टांस था, आपको अदालतों ने रिलीफ दी, आपने पहले भी ली, अब भी आपका वो स्टांस है। मैं ये कह रहा हूँ कि इशू ये बन रहा है, इशू ये बन रहा है इंक्रीज 36% का। भट्टी साहब ये नहीं जानते, अगर वो इसको फॉलो कर रहे थे तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एग्रीमेंट है नवाब अकबर खान बुगटी की ज़िंदगी से लेके और अदालती डायरेक्शंस के साथ होते वो मेरे पास इनकी एक इंटरनल प्रेजेंटेशन भी है ऑयल एंड गैस वालों की। जी। उसमें तो उन्होंने कहा कि बुगटी साहब जो स्ट्रॉन्ग आदमी थे, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे, उन्होंने तो हमें ठीक है जिद करके अपनी मर्जी करवा ली। लेकिन मैं करंट पे आना चाह रहा हूं, करंट पे पहले आ जाऊं। अगर इनकी बात फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जी बुगटी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी थे, तो जब ऑनरेबल जस्टिस साहिबान ने जिन्होंने फैसले दिए उन्होंने तो मेरा सवाल कुछ और है शहज़ैन, आप कह रहे हैं कि इस वक्त आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करे, प्राइम मिनिस्टर आके टीवी पे बात करे, हमारे मुतालबात हैं, कोई मुतालबा नहीं माना गया। नहीं, सिर्फ सुन ले मेरा सवाल सुन ले। हमारा एक मुतालबा माना गया, आपका एक मुतालबा माना गया जिसमें ज़ाती तौर पे आपको फायदा हुआ और उसके बाद आपने वोट डाल दिया। इस पे किस तरह इंप्रेशन नहीं पड़ता? फिर अगर ये चीज़ बजट से पहले होती तो मैं वो कहता कि जी आपने मेरी बजट के बाद 48 घंटे में हो गई। आप मेरी बात सुन लें। 29 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और जमहूरी वतन पार्टी का मुआहदा दस्तखत हुआ है, जिसमें न तो इस चीज़ का जिक्र है, ठीक है, चार्टर ऑफ डिमांड अगर होता तो ये, लेकिन अभी और तो कोई डिमांड पूरी नहीं हुई ना। आपने जितनी 5-6 दिन पहले में की उसमें से तो कोई डिमांड पूरी नहीं हुई आपकी। आप बजा फरमा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जब हमारी मुलाकात हुई, मैं डिनर पे नहीं जा रहा था, उस पे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा। कितनी देर की मुलाकात हुई थी आपकी? कितनी देर की मुलाकात थी? हमारी कोई तकरीबन आधा घंटा। आप अकेले थे? 1-on-1 थी? नहीं, मैं था उसमें, परवेज़ खटक साहब थे उसमें, बाकी गुजरा सारे साथ बैठे हुए। ये केस बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ, ये मसला आपका था, ये डिस्कस नहीं हुआ। हमारी डिस्कशन हमारे बाकी मौजूओं पे हुई, इस पे हुई नहीं। मेन केस हमारा बुगटी IDP जिसकी हमारी कल मैं आपसे एक कैटेगोरिकल सवाल कर रहा हूं, ये केस आपने से डिस्कस नहीं किया? ये तो पुराना है। क्या जब आप चले एक और सवाल, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब आपकी निगोशिएशन चल रही थी खटक साहब से बाकियों से,
क्या उन निगोशिएशंस में कभी ये केस डिस्कस हुआ? ये कोई साल और 1.5 साल पहले हुआ था। नहीं, अब ये पिछले 10-15 दिनों में। इस पे तो देखिए कमेटी की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इसकी डेट्स क्या हैं, ये आपकी पुरानी है, ये तो आपकी 4 महीने पहले की है, 4 महीने पहले बजट। अभी ये केस आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अनरिलेटेड चीज है ये तो पुरानी है ना जी, पुरानी 2 दफा, एक दफा कमेटी महीना पहले की, एक दफा 3 माह पहले की। मैं जरा इनको भी बाकी दोस्तों को भी शामिल कर लूँ। शहबाज गिल साहब, आप ज़रा बताएं, तासुर ये मिल रहा है कि इस तरह आप लोगों ने शायद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बुख्ती साहब, वो बिल्कुल आई एम ग्रेटफुल कि वो आए हैं, अपना स्टांस दे रहे हैं, लेकिन तासुर ये मिलता है इस चीज़ से कि शायद इस तरह इन्फ्लुएंसिंग हुई कि जो सख्त खिलाफ भी थे लोग, बिल्कुल किसी चीज़ पे तैयार नहीं थे, तो उनको इस तरह बेनिफिट कर दिया गया। ये तासुर आप कैसे निगेट करेंगे कि 1.5 साल से मसला पड़ा हुआ है एंड सडनली वो बिल्कुल बजट में ही हो गया एकदम? ऐसा इत्तेफाक होता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मालिक साहब। मालिक साहब देखिए, जैसा कि बुख्ती साहब भी बता चुके और आपके भट्टी साहब भी पहले इस पे बात कर चुके कि ये मामला अदालत में भी गया। तो जब एक मामला अदालत में जाता है, उस पर डिस्कशन हो जाती है, अगर उसमें कोई भी इरेगुलरिटी हो तो दोबारा अदालत में चला जाएगा। जब मुअज़्ज़ज़ अदालत उसमें इन्वॉल्व एक दफ़ा हो जाती है, सारी चीज़ें रैकेट पे आ जाती हैं, अभी अगर किसी पार्टी को कोई मसला होगा तो वो दोबारा अदालत से कंसल्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये कोई इनको फेवर दी गई है या इन्होंने हमसे ये फेवर मांगी है। ये बिल्कुल कतन गलत बात है। और कोइंसिडेंस इसलिए भी होता है कि अक्सर इदारों में जो चीज़ें रुकी होती हैं, वो कई दफ़ा जब जून ख़त्म होता है तो आपको पता है तमाम चीज़ें पेंडिंग जो हैं, साल का इख्तिताम होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से भी नहीं, वो गिल साहब वो नहीं शहबाज गिल साहब, वो 30 जून से पहले होती हैं उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एडजस्ट होने के लिए। जो चीज़ें 30 जून तक नहीं होती फिर वो लंबी खटाई में जाती हैं। आप यू आर एक्चुअली सेइंग द ऑपोजिट। अगर 30 जून को से पहले हुआ होता तो मैं कहता चलें फाइनेंशियल एलोकेट उन्होंने कर दिया, बजट में से इस्तेमाल कर लिए पैसे। ये तो नए फाइनेंशियल ईयर की आई है, तो एक तरफ मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी कई दफ़ा हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो रुकी हो, इसलिए रुकी हो कि उसमें पैसे ना हो, और वो इसलिए डिले की गई हो कि जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर चलेगा तो हम आपको पहले दिन ही कर देंगे क्योंकि पैसे ना हो। तो कोइंसिडेंस हो सकता है, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं। चले मैं बाकी दोस्तों से भी पूछ लेता हूँ ताकि सेगमेंट में हमने बड़ी जहमत सबको दी हुई है। मज़हर, क्या ये कोइंसिडेंस है इंटरेस्टिंग कि एक ऐसी पार्टी जिसके वोट बड़ा ज़रूरी था, प्रेजेंस अगर नंबर चाहे एक हो लेकिन ऑप्टिक्स में बहुत ज़रूरी था कि बलूचिस्तान के सारे लोग एक तरफ ना खड़े हों। अख्तर मेंगल साहब अलहदा थे, असलम भुतानी अपनी कुछ सख्त बातें कर रहे थे, बुख्ती साहब बड़ा प्रोमिनेंट ख़ानदान है और बड़ी एमिनेंट इनकी पोजीशन है, तो इनका होना बड़ा ज़रूरी था। क्या ये वाकई बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि सडनली जो सालों से मसला चल रहा है अदालत में वो ठीक भी हो जाता है और विदिन 48 आवर्स नया एग्रीमेंट भी हो जाता है? शुक्रिया मालिक। देखिए, ऐसा होता नहीं है मालिक। आप और हम जर्नलिज्म करते रहे हैं, हमने देखा है कि कितनी इस तरह के जब मामलात खड़े होते हैं जो भी पॉलिटिकल अलाइज हैं आपके, वो इससे नेचुरली अपनी चीज़ों को मनवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब एग्रीमेंट्स करती हैं इत्तेहादियों से तो एग्रीमेंट्स में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आपको मैं बिल्कुल ये बता दूं कि PMLQ से इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और PMLQ जो है वो बिल्कुल भी नाराज़, एक मजबूरी के तहत इनके साथ चल रही है, और बिल्कुल इसी तरह MQM पाकिस्तान मजबूरी के तहत साथ चल रही है। आप उनके एग्रीमेंट्स उठा के देख लें और आप देख लें उन एग्रीमेंट्स पे किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से जमहूरी वतन पार्टी के साथ भी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, और यही बात है कि जिन डिमांड्स और दीगर डिमांड्स की आप बातें की उनमें से तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुई, और पॉलिटिकल डिमांड्स और ख़ास तौर पे कौम परस्त जमातों के ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी दबाव होता है। जिस तरह BNP मैंगल पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि उन्होंने जिन मामलात तय किए थे उन मामलात में किसी से भी एग्रीमेंट हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से शाहज़ैन को पता है कि उनके साथ जो सियासी मामलात हैं उसमें सियासी गवर्नमेंट्स के हाथ बंधे हुए हैं बहुत से मामलात में, और इसी वजह से ये जो दीगर मामलात हैं ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये उनके और शाहज़ैन की परवेज़ खटक साहब से इस मुलाकात से, डिनर की मुलाकात से पहले भी मुलाकातें होती रही हैं इस हवाले से। तो ये परवेज़ खटक साहब शाहज़ैन को मनाने में कामयाब हुए थे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है,
और उसमें दीगर मामलात में कोई भी पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बिल्कुल कोइंसिडेंट तो मुझे नहीं लगता। चले काजी साहब, आपकी भी एक और इंडिपेंडेंट राय ले लेते हैं। क्या आपके ख्याल में इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक है ये? यकीनन इत्तेफाक होगा, मगर ये आए रोज़ इस तरह का इत्तेफाकात होते हैं वतन अजीज़ में। और ये जो आपने पॉइंट उठाया है बारिंग साइड दी लीगल और अदालतों में जो मामलात हैं वो तो उनका मनसब है देखना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इशू ये है कि हमारी इशराफिया अपनी सियासी स्लोगनेरिंग में जिन मफादात को आगे करती है, आप देखें आम बलोची की क्या हालत है, आम पंजाबी की क्या हालत है, ये हमारे वसाइल जो हैं वो किधर जा रहे हैं, और मामला, और ये असम्बलियों में कौन से मामला सेटल हो रहे हैं। मून सलाई साहब को वजीर बना दो, हमारे उधर से पैसे हैं भाई वो हमें दे दो, अदालत भी मेहरबानी करके फैसला कर। मतलब बाई एंड लार्ज मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूं कि यहाँ आखिर इसका क्राइसिस क्या है। हर 2.5 साल बाद गवर्नमेंट जो है वो घुटनों के बल क्यों आई होती है, क्यों -1 शुरू हो जाता है। -1 इसलिए शुरू होता है कि मेरे बच्चे गंदा पानी पीते हैं और दुनिया की बदतरीन सूरत हाल में मेरे बलोची भाई रह रहे हैं। वो भी हम आगे सियासी सही अभी हमने सियासी गुफ्तगू करनी है, वो अगले सेगमेंट में हमने सियासी गुफ्तगू बड़ी लंबी करनी है इस पर, क्योंकि शाहजैन मेरे साथ थोड़ी देर के लिए, मैं इनसे पूछ, शाहजैन आप बातें सुन रहे हैं इंडिपेंडेंट की, मुझे ये तासुर बताएं फ्रैंकली कि ये तासुर किस तरह ज़ायल हो कि ये एक डील नहीं थी। टाइमिंग इज़ मेरे लिए मीडिया के दोस्त काफ़ी मोहतरम है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो ज़मीन मेरी ज़ाती मलकियत है, अगर उसका किराया, ये अदालती डॉक्यूमेंट्स इस चीज़ की गवाही देंगे कि OGDC अगर आप यहाँ किसी का घर किराए पे लेते हैं तो आप उन्हें 4 साल बाद अदा नहीं करते हैं। वो तो बिल्कुल और जहाँ तक उन्होंने इसमें इन्हांसमेंट की 36% की बात की है, अगर आप इस्लामाबाद, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में किसी की भी ज़मीन या घर किराए पे लेते हैं तो वहाँ आप उनकी उसमें हर साल का 10 या 12% इजाफा करते हैं। ये रूल है। कोई मैंने अच्छा, इसमें से जो आपका सारे अफसरदारों को मिलता है, क्या इसमें ट्राइब्स का हिस्सा भी होता है? जी, हमारा ऐसे है कि हमारे पास 2 किस्म की लैंड्स हैं। ये जो ज़मीन की अभी पेमेंट हुई है ये मेरी ज़ाती मिल्कियत है, जो ये तो अब तीनों भाइयों को हुई है जी, जो माजी में नवाब अकबर खान बुगटी की मिल्कियत थी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 और गैस फील्ड्स हैं। एक है जी पीरको के मकाम पे, दूसरा है हमारे पास क्या कहते हैं लोटी के मकाम पे, वो हमारी ट्राइब की ज़मीनें हैं। उनकी भी ड्यूज़ 15 साल के रुके हैं। हमारा तो पुराना क्योंकि कोर्ट में चलता आ रहा है, उनका कभी कोर्ट में इशू नहीं गया। उसके लिए क्यों वो आप कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? उसमें वजह यह है कि वो एक आदमी की मलकियत नहीं है। लेकिन आप ट्राइब के सरदार हैं तो गुजारिश यह है कि उसका तरीक़ेकार यह है, पहले पैसे आते थे तो हमने उसमें कुछ लोगों को नॉमिनेट किए थे जो वहाँ के सफ़ेद रीश हैं, तो वो पैसे अगर एक दिन का बच्चा हो या 90 साल का आदमी हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसमें हमारी लाइटर मोड पे OGDC के प्रीवियस MD से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हम ये पैसे दे देते हैं। बात ऐसे है कि 15 साल के बजाय आप 12 साल की रकम छोड़ दें और 3 साल की ले लें। हमने बोला ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसमें हज़ारों लोगों के पैसे हैं, अब पता नहीं किसी को 10,000 मिलते हैं या 20,000 रुपये पर पर्सन मिलते हैं, हम तो किसी का शेयर तो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। मेरी ज़ाती चीज़ तो नहीं है कि किसी पे मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट करूं। मेरा ये सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे कैटेगोरिकल सवाल पूछ रहा हूँ आपकी, अगेन वेरी काइंड ऑफ यू पाए, आपने सारे सख्त बातें भी सुनी, सारे जवाब भी दिए। क्या आप हल्फन कैटेगोरिकली कहते हैं कि ये जो आपका ये अब मसला हल हुआ है, इसका आपके बजट के वोट से कोई ताल्लुक नहीं था? इसमें आपने किसी से निगोशिएट नहीं किया, गवर्नमेंट से, ना प्राइम मिनिस्टर से, ना उनके नुमाइंदे से? गवर्नमेंट के साथ अगर ये हल करानी होती ये 4 साल की रकम, तो पिछले बजट भी गुजरा है, हमने कोई वो बात नहीं की। हमारा जो मेन इशू था, मेन इशू हमारे बलूचिस्तान में ऑयल एंड गैस के जॉब्स के इशू थे। हमारे 2 गैस फील्ड जो बुगटी कबाइल की मलकियत हैं उनकी पेमेंट्स के इशू थे। इसके अलावा CPAC में हमारा बलूचिस्तान का बराबर शेयर, जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें 5 वज़रा, स्पीकर नेशनल असेंबली, सब ने दस्तावेज़ पे दस्तखत किए हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है ना जी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अगर लोग इसे कोई रंग देना चाहते हैं, हाँ, तो मैं भट्टी साहब से ये पूछता हूँ, तो इसके बजाय वो मुझे गवर्नमेंट चाहती
कि जी बिल्कुल बुख्ती साहब को फेवर दे दें। आप इतनी खबरों में आते कि वहाँ पे वो 2010 में केस भी बन गया था पूरा कॉन्वॉय में असला और पता नहीं क्या क्या। गुजारिश ये है कि अगर हक मांगें तो आप पे केसेस भी बनाए जाते हैं, हक मांगें तो आपको बिला वजह चीज़ों में ड्रैग भी किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें बाइज्जत लेकिन बरी हूं। कैटेगोरिकली आप ये कह रहे हैं, और अगर कल कोई ये बात निकली कि आपकी नेगोशिएशन इस पे डील हुई है तो हम आपको पूछेंगे। तो लाइए ना, तो इसमें ये भी हो सकता था ना कि जी हम 10,000 एकड़ की, अब मेरी ज़मीन जो है ना जी, ये जो OGDC के पास है दैट इज़ 29,000 एकड़, 29,000। अभी इस पे हम लोग दोबारा OGDC की मर्जी है कि वो अगर हमें इसमें पेमेंट्स करें या ज़मीन हमारी छोड़ें। मेरा ये वाला सेगमेंट खत्म हो गया। शाहजहान बुख्ती, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वो इंसिस्ट करते हैं कि ये हुस्न इत्तेफाक है और ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग। हमने सबकी बात सुनी, बाकी मेरा पैनल मेरे साथ ही होगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको क्या समझते हैं। स्टे विद अस, क्योंकि ब्रेक के बाद मैंने आके आपसे एक और बड़ी स्टोरी शेयर करनी है और उस पर भी बात करेंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। अभी मैंने आपसे एक और बहुत बड़ी स्टोरी डिस्कस करनी, जो मैंने शुरू में कहा था कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बारे में कहा गया कि उन्होंने गलत बयानी की है वज़ीर आज़म से, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। हमारे साथ शहबाज गिल साहब भी हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। पहले ज़रा सुन लें कि ये -1 पे अभी तक लेटेस्ट क्या क्या स्टेटमेंट आई है। का मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। जब वज़ीर आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है, तो इनके भी वही कैफियत है। पहले कहा चॉइस नहीं है, अब -1 आ गया है, तो ये माइनस PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म खुद कह रहा है -1, हम तो नहीं, तू कह रहा है -1। किसने कहा आपको -1? आपको कुछ खबर होगा तो हमें नहीं बताया गया। इमरान खान को कोई खतरा नहीं है, कोई उनका -1 वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। अपोजिशन डिसग्रंटल्ड है, आपस में लड़े हुए हैं। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर -1 नहीं होगा, फिर -3 होगा। सिस्टम लपेटना। ये गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े TV पे ना धोएं। मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ ना, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनको समझा सकूँ। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। कुछ नहीं होने जा रहा। ये अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। शहबाज गिल साहब, क्या हो रहा है? इतनी क्या फिक्रें पड़ गई हैं आपने? हर कोई -1 -3, आज -1 से -3 पे हम चले गए हैं। कुछ तो है जो इतना पैनिक पड़ा हुआ है, वरना ये बात होती ना। अच्छा मालिक साहब, पैनिक तो खैर कोई नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये कि ये बात तो उस दिन भी मैं हामिद मीर साहब के शो में आप और मैं थे, और ये स्क्रीन पे आपको पता बातें रह जाती हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ आए तो आपको याद है कि बहुत सारे हमारे जो सीनियर तज्जियाकार थे उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, -1 हो जाने वाला है। उन्होंने तब भी यही बात की थी कि बस इमरान खान साहब को माइनस कर दें, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर ले आएँ। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग कंटेनर पे भी गए, सियासी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे तज्जियाकारों की भी मुलाकात हुई। तो मैं तो, आपने उस दिन कहा था ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बग़ैर किसी मुनाफ़कत के यकीन जाने पहले दिन से ये बता रहा हूँ कि पहले दिन से जब से हम आए हैं -1 की बात हो रही है, और -1 की ही बात होनी चाहिए। असल में ये बात ठीक हो रही है क्योंकि एक ही बंदा है ना जो डिफरेंट है, बाकी तो सिस्टम वही है। एक ही बंदा है जिसने शुगर माफिया पे हाथ डाला है। एक तो जो शेख रशीद साहब ने बात किया उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बाकी जो नहीं, मुझे बताएं, शेख रशीद आपके की एलाय हैं, हमेशा से उनकी बड़ी नज़र होती है सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे, बाकी चीज़ों पे। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी ये तो सिस्टम लपेटा जा सकता है और फिर -3 होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा अपोजिशन को से नहीं वो डर रहे, लेकिन ओवरऑल हालात से डर रहे हैं। नहीं देखिए, वो एक बिल्कुल डिफरेंट पैराए में। अब आपका जो पहला सवाल था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, शेख साहब की बात बिल्कुल डिफरेंट पैराए में है, और वो जो शेख साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और वो हर हुकूमत में
हर टाइम उनकी वो वाली बात जो है सादक है, जो वो बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी हुकूमत जो जेन्युइनली अवाम में उनकी मकबूलियत हो, उनको अगर किसी भी तरीके से किसी भी आप हेरा फेरी के साथ आगे पीछे करें, तो जो शेख साहब कह रहे हैं वही उसका रिजल्ट आता है। और वो सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही, दुनिया के किसी मुल्क में, किसी जगह, किसी भी टाइम। लेकिन मैं वापस जवाब देता हूँ, बंदा एक ही है, -1 या +1 पाकिस्तान के लिए एक ही है, और वो इमरान खान है। और फ़र्क क्या है, जो उनका सबसे क्लीन तरीन आदमी आपको नज़र आता है वो शायद खाकान अब्बासी हैं। उनके आखिरी 3 सालों में 140 लोगों को फेक लाइसेंस दिए गए, और जो बाकी तमाम टाइम था उसमें 240 और 140। यार पीआईए पे तो आप ना ही जाएं, जिस तरह क्या वो गिल साहब पीआईए का तो ना ही जाएं, जिस तरह पीआईए का आप लोगों ने तबाह कर दिया परसेप्शन इंटरनेशनल, जिस तरीके से स्टोरी ब्रेक की। और अब आप तो अगर आप डिसएग्री करते हैं, अगर आप सुन लें मेरी बात, पीआईए तो पहले भी बंद हो चुकी है। तो अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर आपने बात तो सुन लें, बिल्कुल डिसएग्री करें। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो सडनली आपने एविएशन मिनिस्टर को मंजर आम से क्यों हटा दिया, फिर आके खाली दूसरे मिनिस्टर्स क्यों आके एविएशन के मसले पे ब्रीफिंग्स कर रहे हैं? हमें तो कुछ और इत्तलाएं आई हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर बड़े नाराज हैं आपके मिनिस्टर के साथ। देखिए मालिक साहब, 1 बाय 1 पहले रहते हैं। अगर आपने सरवर खान साहब के जाती रिलेशनशिप कैबिनेट में किया है, उस पर बात करनी है तो मैं उस पर जवाब दूंगा। आपने पीआईए की बात की तो मैं पहले ये हमारी हुकूमत के खिलाफ, पीआईए के खिलाफ, अवाम के मैंडेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पीआईए तो 2014 में भी बैन हो गई थी। पीआईए के साथ तो ये पिछले 20 साल से चले, उसमें पीआईए में बात करेंगे। अभी मैं जरा मेरी बात सुन लीजिएगा, वो लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी बात तो सुन लीजिए। नहीं, अभी मुझे बाकियों से भी सब्जेक्ट आना, ये नहीं, ये पूरा प्रोग्राम चाहिए उसके लिए शहबाज, उसके लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए। मैं पहले आज के सब्जेक्ट में आना चाहता हूँ। नहीं, मुझे बाकी दोस्तों को भी लेने दें, मुझे बाकी दोस्तों को भी लेने दें। एक लाइन में क्लोज कर देता हूं। जी। पीटीआई ने बार्सिलोना का मुनाफा बख्श बंद किया था राउट, पीटीआई ने शिकागो का मुनाफा बख्श बंद किया था, पीटीआई ने लंदन के कुछ राउट बंद किए थे और एयर ब्लू को दिए थे। चले उस पर कुछ पीटीआई ने बिल्कुल, उस पर बिल्कुल वो इन्वेस्टिगेशन पहले कर गए हुए हैं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सईद काजी साहब मुझे ये बताएं, सईद काजी साहब सरवर खान साहब के बारे में, तो सरवर खान साहब के कोई इख्तलाफात नहीं है। हाँ, कई दफा कोई हुकूमती उम्मीदवार मौजूद होते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। अब इस तरह तो आप ये भी कह देंगे कि आपसे भी प्राइम मिनिस्टर नाराज हैं, आप स्पोक्स पर्सन है तो आप नहीं बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। नहीं, मैं वो छोड़े, वो लेकिन वहां नहीं, शहबाज लेट मी ब्रिंग द अदर पीपल आल्सो, ना अननेसेसरी ना माधव खींचो यार, ऐसी कोई बात उस पर बाद में बात करेंगे। पीआई में बड़ी लंबी बात हो जाएगी, वो अलग प्रोग्राम है, वो यहाँ इतना 5 मिनट में बात नहीं हो सकती। सईद काजी मुझे एक बात बताएं, सईद काजी मुझे एक बात बताएं, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब के ज़माने में एक जनरल करामत होते थे, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, उनको उन्होंने फारग कर दिया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन गई। आज सारे मुल्क में -1 -3 हर किस्म की गुफ्तगू चल रही है। आज नईम लोधी साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, जनरल नईम खान लोधी ने, उन्होंने पूरा ही एक नया स्ट्रक्चर के क्या होना चाहिए, इंटरम, ये वो सब कुछ। क्या ये सारा स्टॉर्म इन द टी कप है कि वाकई कुछ परेशानी की बात है? क्यों ये इतनी गुफ्तगू इतनी ऊंची हद से शुरू हो गई है? मालिक साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2013 के इलेक्शन की ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ बैठा था और पिलडैट की एक खातून भी बैठी थी। मैंने एक फिक्रा बोला जिस पे खातून ने एतराज़ किया और मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी एक्सपोज हुई 5 सालों में, अब देखते हैं मियाँ साहब कितने चलते हैं। अब आपने देखा 3 साल उनका अन सेरेमोनियल एग्जिट होता है। इमरान खान मिस्टर क्लीन है, आए 2 साल बाद -1 की बातें खुद इनके वजीर कर रहे हैं और लोग कर। आखिर मसला क्या है? क्या हमें एक सही बंदा नहीं मिलता? क्या खराबी कहाँ पे है? मसला ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने पहला सेगमेंट किया है, आप मुझे बताएं, -1 की बात शुरू हुई, उधर नदीम बाबर साहब में एक इंपॉर्टेंट मोरे थे, उनको पीछे किया गया, और साथ ही जो सेक्रेटरी अपराइट आदमी था जो पेमेंट्स नहीं कर रहा था इलीगली, जो मेरे अरशद शरीफ साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, वो कैजुअलिटी बन गए और यूं लगा जैसे ट्रेड ऑफ हुआ है बाबर नदीम साहब का और जनाब इरफान अली साहब का। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, अभी वो कह रहे थे जी मेरी जाती ज़मीन है। मैंने एक दफ़ा नजम सेठी साहब से अहमद मीर साहब की मौजूदगी में कहा कि जनाब ये लगारी साहब ने बहुत सी ज़मीन अलाट कराई है वहाँ पे, और उसकी बैन सूबाई जो है उन्होंने वो ट्रांसफ़र भी करवा ली है। तो कहने लगे जी हाँ, मगर वो ज़मीन तो उन्हीं की थी। तो मैंने पूछा, हुजूर ये अल्लाह ताला ने कोई पटवारी बिठा रखा था जिस वक्त तख्लीक कायनात हो रही थी? मेरे इस मुल्क के अवाम की मिल्कियत तो भूख है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आज PTDC के सारे बंदे फारिग हो गए हैं,
पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट के लोगों की मिल्कियत में बेरोजगारी का इजाफा हो गया है। तो क्या वजह है? ये ऊपर बैठ के ऊपर बंदर बांट चल रही है। इमरान खान बेचारा क्या करे? कोई ज्यादा मैनू वजारत दो, 4 बंदे नाराज होकर उधर चले जाते हैं जी 70 करोड़ साड़ा बनता सानू दे दो क्योंकि जी हमारी अजलों से ये जमीन है। ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। और इमरान खान को मैं बिल्कुल एक जरूर उसको दूंगा कि वो अगर इनके खिलाफ कुछ कर सका या नहीं कर सका, इनके चेहरों से उसने नकाब उतार दिए। और जब तक ये लोग मौजूद हैं तो इनके जो ब्लैक होल्स हैं इनके जिसमें आप रियासत का सारा पैसा डाल रहे हैं, ना आपकी सियासत ठीक होगी ना कोई चीज ठीक नहीं होगी। क्या इमरान खान को कोई सीरियस खतरा है? मसले हल करते हैं सईद, क्या इमरान खान को कोई सीरियस खतरा है? देखिए इमरान खान का अल्टरनेटिव कोई नहीं है इनके पास। मुझे बताएं ना, इमरान खान को हटा के तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को ले आएंगे? ये सारे जो आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, आप सिस्टम को ठीक नहीं करते। इमरान खान ने तुम्हें बता दिया कि अगर IPPs को तुम नहीं पकड़ते ये रियासत उठ ही नहीं सकती, ना आपकी इंडस्ट्री लग सकती है ना कुछ और हो सकता है। यानी मुझे बताएं इमरान और क्या करता है यार? उसने कम अज कम मजहर सईद कह रहे हैं तो करा दिया। मजहर सईद कह रहे हैं ना, मैं आता हूं सईद। मजहर अगर मैं सईद की बात समझूं तो वो कहते हैं बाय डिफॉल्ट ही ये गवर्नमेंट चलेगी, बाय डिफॉल्ट ही PM इमरान है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। इमरान खुद कहते हैं कि कोई भी अल्टीमेटली इररिप्लेसेबल हर कोई होता है, वो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है। आज शेख रशीद ने भी कहा कि हम कोई ओनली ऑप्शन नहीं है, बड़ा कुछ हो सकता है, सब कुछ होता है आज ही। लेकिन शेख रशीद साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। तो पेट्रोल की कीमत तो नदीम बाबर साहब और उनकी टीम ने बढ़ाई है। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि उनके अपने ऐसे स्पेशल असिस्टेंट्स और उनके अपने एडवाइजर्स वही अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मालिक, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट के अपने अंदर नज़र आ रही है। आप जो डिफरेंसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कभी फट पड़ते हैं, कभी कोई मिनिस्टर आके बात करता है। तो अगर कंट्रोवर्सीज देखें आप, तनाज़े, तो तनाज़ात गवर्नमेंट खुद अपने लिए खड़े करती है, खुद प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हैं। ये तो इत्तेहादियों की बातें बाद में आती हैं। अगर गवर्नमेंट कंफर्टेबल पोजीशन में होती तो इमरान खान इतनी, जिस तरीके से पिछले बजट से पहले उन्होंने इत्तेहादियों को बुला के मुज़ाकरात किए, जो डिसग्रंटेड एलिमेंट थे उनको बुला के मुज़ाकरात किए, जिस डेवलपमेंट फ़ंड को वो करप्शन की बुनियाद कहते थे उस डेवलपमेंट फंड्स की अश्योरेंस दी तमाम MNAs को। प्रॉब्लम मुझे पंजाब में नज़र आ रही है, प्रॉब्लम मुझे मरकज़ में नहीं नज़र आ रही, और पंजाब में सीरियस प्रॉब्लम नज़र आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान हर सूरत में हर पार्टी के लीडरों को ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार की हिमायत की जाए। उस्मान बुज़दार बहुत अच्छे काम कर रहा है, उस्मान बुज़दार को सपोर्ट किया जाए। वो कभी एक स्पोक्समैन पंजाब का बदलते हैं, कभी दूसरा स्पोक्समैन बदलते हैं। तो प्रॉब्लम मुझे और दूसरे लोगों से भी प्रॉब्लम मुझे पंजाब में नज़र आ रही है। देखिए MQM पाकिस्तान मजबूरी में उनके साथ है। MQM पाकिस्तान के लोगों से पूछें तो वो नाराज़गी शो भी करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता है कि आपने साथ नहीं छोड़ना। जो पहले सख्ती हुआ करती थी, फ़र्क सिर्फ इतना आया है, जो पहले सख्ती हुआ करती थी कि आपने किसी दूसरे के पास नहीं जाना, वो सख्ती में नरमी आई है। इत्तेहादियों को ये इत्तेहादी अब अगर खुलकर बात करते हैं तो अब उनको इस चीज़ की काफ़ी इजाज़त दे दी गई है, वरना ये पैरेलल डिनर उस दिन नहीं होता, उस दिन पैरेलल डिनर कैंसिल हो जाता। और जब चौधरी शुजात और PMLQ के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा जी हम डिनर में आके क्या करेंगे, आपने कौन से हमारे जो मुआहदे हैं उनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपने पूरा किया है बुनियादी तौर पे। तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल हैं, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलने जा रहा है या PMLN को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, तो वो मुझे अगले चंद महीनों में तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आती सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन एग्रीवेट ज़रूर होगी 6 महीने बाद। शहबाज गिल साहब ये बताएं, पहले तो मुझे ये स्टेटमेंट समझाएं जो आज इन्होंने कहा है शेख रशीद साहब ने कि पेट्रोल जिन्होंने बढ़ाई कीमतें, ये साजिश हुई है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो पेट्रोल तो बढ़ाया आपके नदीम बाबर साहब ने, अपना उमर अयूब वगैरह ने, आपकी अपनी टॉप टीम ने। तो क्या नदीम बाबर एंड कंपनी ये साजिश कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़? क्या स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आई। मालिक जी मैं क्विकली एक बस 5 सेकंड में एक बात, क्योंकि वो दोबारा बात हुई इस सेगमेंट में भी, तो जो शाहज़ैन बुगटी साहब की बात हो रही थी उसमें उनकी पेमेंट रुकी हुई थी।
वो गलत रुकी हुई थी, सही रुकी हुई थी, इसके ऊपर तो अदालतों में जाया जा सकता है। लेकिन ये बात तय है कि डॉक्यूमेंटेड तरीके से बहुत सालों से उनकी पेमेंट रुकी हुई थी। अगर किसी को उनका जायज़ हक मिलता है और उनको उनकी पेमेंट दी जाती है तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। गलत हुई है तो दोबारा वो चैलेंज हो जाएगी। उनके भी बहुत सारे सियासी दुश्मन हैं, हमारे भी हैं, कोई ना कोई ले जाएगा। राह रास्त लेकिन ये कहना कि हमारा मसला ये है जो कई सालों से हो, नहीं शहबाज, हमारा मसला ये है ये थोड़ी सी ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, अचानक आपका किस तरह हुकूमत जाग गई, किस तरह सारी इंसानियत जिंदा हो गई, क्योंकि जिस दिन वोट चाहिए था उस दिन सारा हो गया। मालिक जी वो हमारे मुल्क का मसला है। मैं कई दफ़ा जब आपको पता है क्योंकि आप और मैं कुलीग हैं, हम हुकूमत की तरफ हैं, आप दूसरी तरफ हैं, बहुत सारी दफ़ा एडिटोरियल पॉलिसीज़ भी चेंज होती देखता हूँ। पूरा साल अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और होती है, जिस टाइम को कैंपेन होती है तो एडिटोरियल पॉलिसी और होती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो अखबार बिक गया या उन्होंने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी बेच दी। सीजन्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसमें पॉलिटिक्स, सीजन्स ऑफ कन्वीनियंस। अच्छा शेख रशीद वाला समझाए ना मुझे। नहीं, कन्वीनियंस की बात नहीं मैं कह रहा। लोग जब एक दूसरे के साथ मिलके बैठते हैं तो शायद एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर समझते हैं, और अगर वो मिलके बैठे ही ना तो कई दफा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। दूसरी बात जो शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट दी, मैं वैसे दो फिर शहबाज बात सुनिए, गिल साहब एक सेकेंड, फिर दो हुस्न इत्तेफाक हुए। एक तो बेचारा असलम बुतानी साहब जिनका फोन को नहीं सुनता था, उनको भी प्राइम मिनिस्टर मिल ली है, फिर अपने शाहजैन बुख्ती इनको भी मिल ली है, तो ये फिर इनके मसले भी हल हो जाते हैं। तो ये वैसे ये सीरीज ऑफ इत्तेफाक मजेदार हैं सारे। मैंने आपको ये कहा कि वो तो डेफिनेटली कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी किसी से मिले तो कोई भी उस पर आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस अपना दे सकते हैं, लेकिन उसकी आउटकम देखिए कि एक बंदे की पेमेंट अगर बहुत सालों से रुकी हुई है और उसको वो पेमेंट मिल रही जो उसकी जायज़ है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सही है। और अगर आपको उसका वोट मिल गया वो भी जायज़ है, जो आपको वोट मिल गया वो भी जायज़ है। शेख रशीद साहब पे अगर तो वोट उसका हमने को पैसा दे के फंड दे के खरीदा है तो नाजायज़ है। अगर उसका जायज़ हक है, उसको मिला है, वो दूसरी तमाम चीज़ों में हुकूमत के साथ खड़ा है, उसके ख्याल में हुकूमत ने 5000 अरब कर्जा भी वापस किया, उसके ख्याल में 50 साल से जो डैम नहीं बने थे वो भी दिए, उसके ख्याल में कोई 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को कैश इमदाद भी दी, 70% पूरे पाकिस्तान वो वैसे अगर आप 3 दिन पहले की दिया कोविड में पूरे रीजन में। गिल साहब वो बात, लेट्स स्टॉप रिपीटिंग आवरसेल्व्स, बुरी बात तो नहीं, लेट्स स्टॉप गोइंग इन सर्कल्स। वो अगर आप सिंपली मैंने तकरीरें सुना दी थी, वो 3 दिन पहले की तकरीरें सुना दी थी आपको, वहां से पता लग गया था कि वो कितना के एग्री कर रहे हैं। एनीवे, शेख रशीद वाले सवाल पे आए। पेट्रोल की साजिश किसने की है? पेट्रोल की साजिश किसने की है? क्या नहीं, मेरा नहीं ख्याल पेट्रोल की कोई साजिश है। पेट्रोल आलमी मार्केट, मैं बताता हूं कहां पे साजिश है। आपके वजीर कह रहे हैं यार, शेख रशीद साहब कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा भाई। मैं बता रहा हूं। देखिए, उनका एक पॉलिटिकल एनालिसिस है ना। शेख रशीद साहब हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, उनका एक पॉलिटिकल एनालिसिस है और वो दे सकते हैं और वो आज़ाद हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ वो अलाए भी हैं और वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन अपना एनालिसिस देने में आज़ाद हैं। जैसे आपने एक एनालिसिस दिया था एक दफ़ा डॉलर की कीमत उधर जाएगी, वो नहीं गई। लेकिन एक सेकंड होल्ड ऑन ना एक सेकंड, ये रटा मंत्रा ना बोले। मैंने तब कहा था कि IMF की प्रोजेक्शन है, IMF का फिगर है जहां उन्होंने डॉलर की कीमत 174 टू 184 रखी हुई थी। वो मोहम्मद मालिक ने नहीं कहा था, मोहम्मद मालिक ने IMF की एक IMF गलत हो गया ना, सो यू बेटर बी करेक्ट। फिर आप ऐसे बात पे फैलाया ना करें, तो शेख रशीद ना भाई साहब बात ना फैलाया करें, फैक्चुअल रखा करें। अगर IMF का तजिया अगर कहा तो मालिक साहब ने था ना, जब आप किसी की कोट किया ना, कोट किया भैया, ऐसे तो लोग बहुत कुछ कह देंगे कल को। हाँ, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो, आप इकोनॉमी को अच्छा समझते, कोई ना कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तो थी ना। अदरवाइज IMF अगर कल को कहेगा 1000 रुपए पे डॉलर होगा तो आप तो नहीं कह देंगे ना, आप कुछ उसमें से मंतिक देखेंगे तो बात कहेंगे। बहरहाल शेख साहब का एनालिसिस गलत हो सकता है। मेरा इसके ऊपर एनालिसिस ये है कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो कम इतनी नहीं करनी चाहिए थी। जब प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया गया था और ये बताया गया था, साथ में मौजूद था कि आप इतनी कम करेंगे तो बाद में सियासी नुकसान होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आई डोंट केयर, लोगों को रिलीफ दें जो आता है उनको, आई डोंट केयर बाद में क्या होगा। तो मेरे ख्याल में वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बोल्ड डिसीजन लिया उसका एक बैकलैश आया, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। सईद काजी साहब और मजहर अब्बास, हम आखिरी 2-3 मिनट में आई वुड लाइक आपका क्लोजिंग कॉमेंट मुझे सही चाहिए वेरी क्विकली, कि क्या आने वाले 3 माह डिसाइसिव हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑपोजिशन दोनों के लिए? ये इसी तरह एक बुरान से दूसरे बुरान तक सफ़र करते रहेंगे। ये खुद क्राइसिस हैं,
ये रूलिंग एलीट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रादर अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। ये खुद मसला है इनका, यही लड़ाई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कानूनी तौर पर दे दें, गैर कानूनी पर दे, बंदर बांट का निज़ाम है, कोई वजारतें मांगता है, कोई पैसे मांगता है, ब्लैकमेल का सिस्टम है, अवाम की कोई जो सुनवाई नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। और ये इसी तरह, और मैं आपको बताऊं, ये आराम से हुकूमत नहीं कर सकेंगे। अब इतना बुरान गहरा हो गया है, कोविड का बुरान आ रहा है, अभी आपकी 1 करोड़ नौकरियां, 2.25 करोड़ बंदे आप नौकरी से निकाल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये आपके असद उमर साहब कह रहे हैं। तो ये क्राइसिस में रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक ये इशराफिया के मफादात की निगरानी इस रियासत और इसके निजाम का बुनियादी मकसद रहेगा, ये लड़ते रहेंगे हिस्से पे, केक का बड़ा शेर किसको मिलता है, बड़ा माल कौन तोड़ता है, कानूनी तरीके से, अदालतों के जरिए हो, किसी तरीके से। आने वाले 3 से 6 माह डिसाइसिव हो सकते हैं दोनों के लिए, दोनों का फ्यूचर उस पर तय हो सकता है। बिल्कुल क्रूशल है। देखिए मालिक, 2015 में -3 फार्मूला आया था, उसमें माइनस अल्ताफ़ हुसैन हो गए, उसमें आसिफ जरदारी साहब कॉर्नर्ड हो गए, और उसमें तीसरे नवाज शरीफ आउट हो गए। अब भी जो जिस तरफ शेख साहब इशारा कर रहे हैं उसमें -2 अब भी जरदारी साहब और नवाज शरीफ, और हो सकता है कि तीसरे शहबाज शरीफ भी हों, और उसमें -4 भी हो सकता है। अगर इमरान खान निपटते हैं तो फिर जाहिर है सिस्टम निपटेगा। ये नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ का कोई दूसरा आदमी आ जाएगा या नून लीग का कोई दूसरा आएगा। सिस्टम लिपटेगा। क्रूशल है इमरान खान अपने साथियों को संभालें, अपने अलाइज को संभालें। दोनों तरफ से उनको प्रॉब्लम्स हैं और शदीद प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, जो दूसरी स्टोरी थी वो मेरी रह गई, वक्त नहीं है, कल डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वो उसको मुझे वक्त चाहिए। वो हमने ऑयल माफिया सुना, हमने आटा माफिया सुना, हमने ये पेट्रोल माफिया सुना। कल मैं आपको मेडिसिन माफिया की भी स्टोरी इस तमाम चीज़ के ऊपर है जो मैं कैबिनेट के ऊपर किस्सा आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ऐसी पॉलिसी चेंजेस हुई जिसका आपको मुझे पता ही नहीं, उन लोगों ने की जिनके पास हक नहीं था, जिनके पास राइट नहीं था, जहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को एक पॉलिसी के कागज़ से चेंज कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि आपको मुझे से ये मेडिकल की कंपनीज दबा के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएं। वो मैं आपसे कल बात करूँगा, लेकिन आज के सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बड़े ही अजीब से हुस्न इत्तफाक होते हैं जहाँ पे पावरफुल लोग, पॉलिटिकल बड़े लोग या ब्यूरोक्रेट्स बड़े व्हाटएवर, इनके लिए कन्वीनियंस से फैसले कर लिए जाते हैं। टेक्निकली कोई वोट नहीं ख़रीदा गया, टेक्निकली शायद कोई गलत नहीं किया, लेकिन 3 दिन पहले की तकरीरें देखिए, फिर आप बजट का वोट देखिए, फिर विदिन 48 आवर्स आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो के 77 करोड़ की पेमेंट हो जाए। थोड़ा सा ये हुस्न इत्तफाक हज़म करना ज़रा गलत हैवी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।